बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन एकेडमी। आज हम लर्निंग के इंतहाई अहम सवालात को जब डिस्कस कर रहे हैं, चंद सवालात जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, आज हम उनको बड़ी तसल्ली से समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये आप वीडियो मुकम्मल देखें और आपको इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आप ये चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। आपको ये रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी, बशर्ते कि आप ये वीडियो सारी देख लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला आई एश्योर, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी काविश में बहुत हद तक कामयाब हो जाऊंगा, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ी ब्रीफ डिटेल्स के साथ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस स्टेटमेंट का किस थ्योरी से ताल्लुक़ है और क्यों इसके जवाब आ रहे हैं। तो जिन पर ज़रूरत होगी हम उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को आप बकर एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। A person who earned his first few rupees to ward off hunger and discomfort continues to work day and night at amassing a large fortune long after he has acquired enough money to meet his physical needs. This is the example of acquired motives. This is the example of acquired motives because he has acquired that money to meet his needs. So this is the example of acquired motives. A stimulus reinforcing behavior which terminates it is called. आधा सवाल जो है मैं आपसे गुजारिश कर लूँ, वो आपके सवाल पढ़ने के स्टाइल पर ही मुनहसिर है कि वो उसका किस तरह उसको जवाब देना है या किस तरह उस सवाल करना है। A stimulus reinforcing behavior which terminates it is called. ऐसा स्टिमुलस जो बिहेवियर को टर्मिनेट करने की सलाहियत रखता है, इसका मतलब है वो काम कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव स्टिमुलस। क्योंकि स्टिमुलस का मतलब यही है कि वो बिहेवियर को टर्मिनेट करे, तो वो जो टर्मिनेट कर देगा, रिइंफोर्स कर देगा, तो दैट वुड बी अ पॉजिटिव स्टिमुलस। यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ स्टिमुलस जो है वो काम नहीं करते, ठीक है, तो ऐसे स्टिमुलस जो वर्क करते हैं और एसोसिएट हो जाते हैं और उस रिक्वायर्ड बिहेवियर को रिइंफोर्स कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड पॉजिटिव स्टिमुलस। तीसरा सवाल है ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट व्हेन द कंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड लीड्स टू। तीसरा सवाल है, देखिए, ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स, आहिस्ता आहिस्ता जो कंडीशन रिस्पॉन्स पैदा हुआ है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा। कब? इन द एब्सेंस ऑफ री इन्फोर्समेंट व्हेन कंडीशन स्टिमुलाई इज प्रेजेंटेड। जब हम आहिस्ता आहिस्ता उसको कंडीशन स्टिमुलाई देना बंद कर देंगे तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स भी डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन भी कहना का मतलब होता है गायब होना, ख़त्म होना। तो वो जब हम उसको स्टिमुलस ही कम देना शुरू कर देंगे, जब उसका स्टिमुलस कम होगा, उसकी इन्फोर्समेंट कम होगी, तो उसका रिस्पॉन्स भी कम होना शुरू हो जाएगा, तो इस एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगा, गायब होना शुरू हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, अ रिस्पॉन्स मे बी मोर रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन। आपने सवाल गौर से समझना है। A response may be more resistant to extinction। एक रिस्पॉन्स जो है वो एक्सटिंक्शन यानी कि उसको ख़त्म होने का ख़तरा नहीं होगा, वो रजिस्ट करेगा, कायम रहेगा, ख़त्म आसानी से नहीं होगा। कब? इफ़ रीइंफोर्समेंट इन कंडीशनिंग ट्रायल, कि अगर उसकी जो रीइंफोर्समेंट की कंडीशनिंग है, जो उसको बार बार उस रिस्पॉन्स को की रीइंफोर्समेंट है, दैट इज़ पीरियोडिक। देखिए, कंडीशन में स्टिमुलस रिस्पॉन्स में वो रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन होता है जब उसकी जो रीइंफोर्समेंट है वो वक्फे से मिलती रहे। तो अगर उसको वक्फे से वो रीइंफोर्समेंट मिलती रहेगी तो वो जो रिस्पॉन्स है वो इजीली एक्सटिंक्ट नहीं होगा, यानी कि उसकी एक्सटिंक्शन नहीं होगी, फिर वो रेजिस्टेंस शो करेगा और अपनी बका की तरफ जाएगा, वो कायम रहेगा। सो क्या करेगा? रिस्पॉन्स में भी मोर रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन, वो एक्सटिंक्शन से यानी कि फना होने से, ख़त्म होने को रेजिस्टेंस शो करेगा अगर उसको पीरियोडिकल रीइंफोर्समेंट मिलती रहेगी। साफ ज़ाहिर है, अगर उसको पीरियोडिकल वक्फे से रीइंफोर्स मिलती रहेगी तो वो कायम रहेगा और वो रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता रहेगा। तो पीरियोडिक बेसिस पर ज़रूरी है कि उसको रीइंफोर्स
डेवलपमेंट मिलती रहे। द एबिलिटी ऑफ द एनिमल टू रिस्पॉन्ड टू द रीइंफोर्सिंग स्टिमुलाई एंड नॉट द अदर इज कॉल्ड। जानवर की ऑब्जेक्ट की वो सलाहियत खसूसियत कि वो सिर्फ उसी स्टिमुलस पर ही रिस्पॉन्ड करे बजाय किसी दूसरी चीज़ों पर भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, उसमें ये फ़र्क हो, तमीज़ हो, उसमें ये तफरीक हो कि वो सिर्फ स्टिमुलस पर ही डिज़ायरेबल रिएक्शन या रिस्पॉन्स शो करे, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि उसे पता है कि इस स्टिमुलस पर ये वाला रिस्पॉन्स देना है, तो वो तमीज़ कर सकता है, फ़र्क कर सकता है, तफरीक कर सकता है कि किस रिस्पॉन्स पर, किस स्टिमुलस पर किस रिस्पॉन्स को जनरेट करना है। दिस इज़ कॉल्ड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ये उसकी सलाहियत स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगी। सम ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन रिएक्शन टाइम वर कैरीड आउट इन द लेबॉर्ट्री बाई हेल्महोल्ट्ज़। डी जूस जो है इसकी दुरुस्त है, ये आप इसको याद करेंगे। डिसऑर्डर्स खराबी अफेक्टिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड। लैंग्वेज को जो डिसऑर्डर है दैट इज़ कॉल्ड अफेजियाज। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है वो अफेजियाज है, जबकि एग्नोसिस जो है वो लॉस ऑफ रिकग्निशन है, यानी कि सेंसरी डिसेबिलिटी है। जो बी यूज है वो सेंसरी डिसेबिलिटी होती है और ए यूज जो है वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। तो ए यूज जो है वो दुरुस्त है। 8वां सवाल है सलाइवेशन टू द बेल इन द क्लासिकल कंडीशनिंग इज कॉल्ड। अब देखिए वो सलाइवेशन हो रही है, अगर मीट पर होती तो फिर तो वो होता अनकंडीशन रिस्पॉन्स, लेकिन अब हो रही है वो बेल पर। तो जब बेल पर होगी तो इट इज़ नाउ कंडीशन रिस्पॉन्स। तो कंडीशन रिस्पॉन्स सी जवाब जो है वो दुरुस्त होगा इसका। उसके बाद है जी सवाल नंबर 9, द फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग पर पैवलोव ने तजर्बात किए थे, अपने कुत्तों पर तजर्बात किए थे और स्टिमुलर रिस्पॉन्स का जो है वो कॉन्सेप्ट पेश किया था। सलाइवेशन हो गई, ये सारा पैवलोव का काम है। 10वां सवाल है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये स्किनर की थ्योरी है, ये भी आप याद रखेंगे। व्हेन एन एनिमल रिस्पॉन्ड्स टू अ स्टिमुलस अदर देन अ प्राइमरी स्टिमुलस just as if it were a primary stimulus, the pro-comment is. This is now the second order conditioning। देखिए वो प्राइमरी से अब इस एक दूसरे इन्फोर्समेंट पर शिफ्ट हो गया है। अब वो चीज़ जो प्राइमरी से हो रही थी अब वो सेकेंडरी चीज़ से हो रही है, वही काम किसी और चीज़ से लिया जा रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग। 12वां सवाल है इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग द एनिमल बिहेवियर इज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग आउट द कंडीशन रिस्पॉन्स। देखिए जब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की जाएगी, साफ ज़रा जब हो ही कंडीशनिंग गई है तो फिर क्या होगा, रिस्पॉन्स जो होगा फिर वो कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट होगा, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो गई है, अब उसकी इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन हो गई है। तो अब जो उसका रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी कंडीशन रिस्पॉन्स। सी जवाब जो है वो दुरुस्त होगा। 13 है कंडीशनिंग कैन बी इस्टेब्लिश्ड टू स्टिमुलस विच आर बोथ प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। देखिए स्टिमुलस प्लीजेंट भी हो सकता है, अनप्लीजेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस बिहेवियर को हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं उसके लिए तो हम प्लीजेंट स्टिमुलस देंगे, और जिस बिहेवियर को हम डिक्रीज़ करना चाहते हैं उसके लिए हम अनप्लीजेंट स्टिमुलस पेश करेंगे। सो इट कैन बी बोथ प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। सी जवाब जो है वो दुरुस्त होगा। अ स्टैंडर्ड सिचुएशन ऑफ स्टडीइंग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दैट इज़ कॉल्ड स्किनर बॉक्स। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग को कहते हैं और उसके लिए जो स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट बनाया गया था उसका नाम था जी स्किनर बॉक्स। 15वां सवाल है द कंट्रास्ट एक्सपेरिमेंट ऑन द मेमोरी वर कंडक्टेड बाय। मेमोरी पर जो सबसे बड़ा काम किया था, जिसने साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेमोरी की थी, बहुत ही अहम तरीन सवाल है, दैट वाज एबिंगॉस। बी जो है वो दुरुस्त है, इसने साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेमोरी की थी और फॉरगेटिंग कर्व का तस्वर पेश किया था कि कैसे इंसान जो है वो ऐसा ऐसा भूलना शुरू कर देता है, कब कितने वक्त में कितने % जो है मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। सो मेमोरी पर जो जितने देर बात किए थे एक्सपेरिमेंटली वो एबिंगॉस ने किए थे। बी जूस दुरुस्त है। अ लर्निंग कर्व एसेंशली स्ट्रेट इज़ अ कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। जब लर्निंग बढ़ रही होगी उसका कर्व जो है, देखिए आप लर्निंग कर्व में ग्राफ है, उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएं। अब एक लाइन है वो स्ट्रेट जा रही है,
इसका मतलब है इट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसी के साथ 17वां सवाल है, अ कर्व इंडिकेटिंग द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग इन द अर्ली ट्रायल्स व्हाइल सब्सिक्वेंटली डिमिनिशिंग ऑन लेटर ट्रायल्स इज द कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। अब यहाँ पे क्या हुआ, शुरू में कर्व में लाइन ऊपर जा रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद में सब्सिक्वेंटली नतीजतन डिमिनिशिंग ऑन द लेटर ट्रायल्स, बाद में इसने नीचे आना शुरू कर दिया। सो दिस इज नाउ डिक्रीजिंग रिटर्न। ये एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग इज मोस्ट पॉसिबल विद, देखिए ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कब होगा, जब हम जिस लर्निंग को प्रमोट करना चाहते हैं उसी के सिमिलर टास्क हम उसको रिपीट करें। सो दैट विल बी सिमिलर टास्क। एजूज द लर्निंग वेयर एन एनिमल हैज़ डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन टू और मोर स्टिमुलाई। दोबारा ये सवाल आ गया है, जब डिस्क्रिमिनेट कर सकेगा, यानी कि क्या कौन से स्टिमुलाई पर काम करना है, कौन पर नहीं करना है, या किस पर कौन सा काम करना है और किस पर कौन सा काम नहीं करना। दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो सवाल नंबर अब पीछे रह गया है यानी कि फ़र्क करना, तमीज़ करना कि किस पर कौन सा रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। 20वां सवाल है, मोटिवेशन शुड बी फॉलोड बाय। मोटिवेशन के बाद हमेशा इंसेंटिव मिलता है, जबकि स्टिमुलस के बाद हमेशा रिवॉर्ड मिलता है। ये आपने याद रखना है। मोटिवेशन का जो रिज़ल्ट निकलता है, जो उसका रिवार्ड होता है, दैट इज़ इंसेंटिव, और स्टिमुलस का जो रिवार्ड होता है दैट इज़ रिवार्ड या रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं। तो ये आपने मोटिवेशन के लिए इंसेंटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। अ स्किनर बॉक्स इज़ यूज फॉर, स्किनर बॉक्स जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल होता है। सी जूस दुरुस्त है। लर्निंग इन्वॉल्विंग मोटर ऑर्गन इज कॉल्ड, मोटर लर्निंग जो हमारे बॉडी मूवमेंट के साथ जो लर्निंग होती है। उसके बाद है जी, द फर्स्ट वर्बल मटेरियल फॉर ह्यूमन लर्निंग इज़, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल जो है ऐसे ही बस गुजर जाता है, तो इसको अब आपको मैं गुजरने नहीं दूंगा, इसको इंशाल्लाह समझ के पढ़ते हैं। देखिए, द फर्स्ट वर्बल मटेरियल फॉर ह्यूमन लर्निंग वाज, इसका जवाब मैं पहले आपको बता दूं, दैट इज़ नॉनसेंस। अब नॉनसेंस होता क्या है, ये ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि नॉनसेंस जिस तरह हम कॉमन लफ्ज़ में इस्तेमाल करते हैं कि दिस इज, जो कि बकवास किस्म की है, नहीं। नॉनसेंस एक टर्म है जिसको अभी हम पढ़ चुके हैं, मेमोरी का कॉन्सेप्ट। मेमोरी पर साइंटिफिक स्टडी की थी एबिंगॉस ने, और नॉनसेंस का कॉन्सेप्ट भी एबिंगॉस ने दिया था। नॉनसेंस का मतलब ये है कि बच्चा जब शुरू में बैबलिंग साउंड्स प्रोड्यूस करता है, तो वो ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस करता है जो मीनिंग लेस होती हैं और उनकी कोई यानी कि मीनिंग नहीं होता। मिसाल के तौर पर बा, बे, बी, इस तरह की साउंड, या पा, पे, इस किस्म की साउंड, या टा, पा, इस, यानी कि ऐसी साउंड्स जो मीनिंग लेस होती हैं उनको नॉनसेंस कहा जाता है, और ये होती हैं ह्यूमन लैंग्वेज का इनिशियल लर्निंग मटेरियल। जब बच्चा लर्न कर रहा होता है तो इनिशियली नॉनसेंस को इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी कि एबंगॉस की थ्योरी के मुताबिक वो एट द स्टेज ऑफ नॉनसेंस होता है। तो फर्स्ट वर्बल मटेरियल फॉर ह्यूमन लर्निंग दैट बिकम्स नॉनसेंस, तो ये एबंगॉस की थ्योरी है। उसके बाद है जी 24, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच इज़ relatively permanent. Learning is relatively permanent. Knowledge is result of promoting learnings. Use. Punishment is effective only when it weakens undesirable response. याद रखें, पनिशमेंट जो है वो अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स के लिए दी जाती है, जबकि रीइंफोर्समेंट में चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसमें डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स होता है, डिज़ायरेबल बिहेवियर को प्रमोट किया जाता है, जबकि पनिशमेंट में अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स को कम करने के लिए, उसकी एक्सटिंक्शन के लिए पनिशमेंट इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए आप जो है मेरा अगर एक लेक्चर पढ़ा है उसको देखें, क्या नाम है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। उसके बाद है जी, अ चाइल्ड लर्न्स मोर क्विकली when the right response is reinforced by reward। जब उसको रिवार्ड मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसको रिवार्ड को हासिल करने के चक्कर में मज़ीद जो है क्विकली लर्न करेगा, दिलचस्पी इंटरेस्ट शो करेगा। रीइंफोर्समेंट इज एट्रीब्यूटेड टू स्किनर, स्किनर ने रीइंफोर्समेंट का तस्वर पेश किया था अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग में। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड and punishment, these are both reinforcing
Pavlov was the pioneer of an important theory of learning. Pavlov ने जो मशहूर थ्योरी दी थी that was classical conditioning. Kohler and Kafka believed learning to be a function of, जो कि दोनों गेस्टाल्टिस्ट थे, इन्होंने थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट दी थी और गेस्टाल्ट को दूसरे लफ्ज़ों में थ्योरी ऑफ इंसाइट कहा जाता है। इसमें एक सुल्तान नामी चैंपेंजी या उसका एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। तो वो आप गेस्टाल्ट के मेरे लेक्चर जो है वो लाजमी सुने, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ये लिस्ट में आप जाएंगे तो खड़े होंगे। तो कोलर और कोफ का तल्लुक जो है वो इंसाइट के साथ था, क्योंकि उन्होंने इसी थ्योरी को प्रमोट किया था और ये थ्योरी एज अ होल स्टडी पर बिलीव करती है। वर्दीमीर वाज फाउंडर ऑफ, अच्छा वर्दीमीर के बारे में आपको एक बात बताऊं, वर्दीमीर का जवाब जो है, ये गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट का बानी था। इसने किताब लिखी थी फिनोमेना, PHENEMONON, फिनोमेना किताब जो है, उसी में ही इसने ये गेस्टाल्टिस्ट के जो नज़रियात है उसको पेश किए थे। ये बातों का सवाल आ जाता है तो आप इसको याद रख लें। वर्दीमीर वाज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट और बाद में इसको कोलर और कोफका ने प्रमोट किया था और इसने अपना ये कंसेप्ट अपनी किताब फिनोमेना में दिया था। द इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिफ्ट ऑफ, इंसाइट थ्योरी जो है वो किसका गिफ्ट थी? साफ ज़ाहिर गेस्टाल्टिस्ट का थी, क्योंकि इसी को गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं, वर्दीमीर कोलर कोफका की। द एक्सपेरिमेंट ऑन मेज लर्निंग वाज डन विद द हेल्प ऑफ, मेज लर्निंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया था किस थ्योरी में? लेटेंट लर्निंग थ्योरी में। लेटेंट लर्निंग थ्योरी जो है वो टॉलमैन ने दी थी और टॉलमैन ने कॉग्निटिव मैप का तस्वर दिया था। उसमें एक मेज़ बनाई गई थी जिसमें चूहों को छोड़ा गया था और उन्होंने मुख्तलिफ़ खुराकों को वहाँ पर तलाश करना था और इस तरह बाद में दोबारा उनको छोड़ा गया था और ये तयन करना था क्या अब उनको वो रास्ते याद रहते हैं कि नहीं रहते, या दरमियान में रास्ते में आने वाली और चीज़ें भी याद रहती हैं कि नहीं रहती। सो मेज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो लेटेंट लर्निंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट है जिसको टॉलमैन ने दिया था और इनमें रैट्स पर तजर्बात किए गए थे। उसके बाद है जी, लर्निंग इज़ ए सॉर्ट ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। लर्निंग में क्या होती है? बिहेवियर की मॉडिफिकेशन होती है। लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय, लॉ ऑफ इफेक्ट आप सबको पता है, थॉर्नडाइक ने दिया था लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये इफेक्ट जो है वो 1930 में दिए गए थे ये लॉज, तो ये थॉर्नडाइक की लॉज है। कंट्रास्ट, कॉन्टीन्यूटी, असल में ये लफ्ज़ कंट्रास्ट और ये कॉन्टीग्यूटी लफ्ज़ है, TIGUITY, असल में ये लफ्ज़ कॉन्टीग्यूटी है। कंट्रास्ट और कॉन्टीग्यूटी का जो तस्वर है ये एरिस्टोटल ने पेश किया था अपनी थ्योरी लॉ ऑफ एसोसिएशन में, लॉज ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि ये कंट्रास्ट और कॉन्टीग्यूटी जो है इन दोनों का तल्लुक जो है वो लॉज ऑफ एसोसिएशन के साथ है। अब लॉज ऑफ एसोसिएशन कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर कंट्रास्ट क्या है और या कॉन्टीग्यूटी क्या है? कॉन्टीग्यूटी ये है कि वी एसोसिएट थिंग दैट अकर क्लोज टू ईच अदर, जो चीज़ें साइड बाय साइड वकूफ़ पज़ीर होती हैं वो हमारे जहन में आ जाती है। मिसाल के तौर पर कॉन्टीग्यूटी की मिसाल ये है कि जब जब बादल गरजते हैं तो साथ में बिजली चमकने का भी ख्याल आता है। तो चीज़ें जो साइड बाय साइड एक दूसरे के वकूफ़ पज़ीर होती हैं इस चीज़ को कहते हैं कॉन्टीग्यूटी। इसी तरह कंट्रास्ट क्या होता है? जब एक चीज़ का ख्याल आ जाए तो उसके अपोजिट का भी ख्याल आ जाए। मिसाल के तौर पर किसी ठंडी चीज़ का ख्याल आ जाए तो साथ में किसी गर्म चीज़ का भी ख्याल आ जाए, इसको कहते हैं कंट्रास्ट, ज़िद, अपोजिट चीज़ का ख्याल आ जाना। इसी तरह एक लॉ ऑफ सिमिलैरिटी होती है कि एक जैसी चीज़ों का ख्याल आ जाना। मिसाल के तौर पर चाय के साथ काफ़ी का ख्याल आ जाना, ठीक है। तो ये जो है लॉज ऑफ एसोसिएशन है, चीज़ें एक दूसरे के साथ एसोसिएट करती हैं। ये लॉज दिए गए थे एरिस्टोटल की जानिब से और इनको कहा जाता है लॉज ऑफ एसोसिएशन। स्टिमुलाई प्रोवाइड फॉर, स्टिमुलाई से हमें क्या हासिल होता है? साफ ज़ाहिर है स्टिमुलाई से हमें रिस्पॉन्स हासिल होता है, ठीक है जी। उसके बाद है जी, लर्निंग इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये एक कॉमन सी बात है। तो ये 40 सवाल थे लर्निंग के वाले से। इंशाल्लाह ताला अगर आप एक दफ़ा पढ़ लें आपको बहुत से एरियाज़ जो हैं वो कवर हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। कीप वाचिंग, तैयारी को ज़रा मज़ीद टाइट कीजिए क्योंकि द डेट इज़ गोइंग टू बी अनाउंस विद इन फ्यू डेज़। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। कीप वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।